हाय गाइस। कंट्रैक्ट एक्ट के अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टडी करते हैं आज बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में, यानी कि प्लेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं। तो सेक्शन 172 से लेके 179 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में बताया गया है, यानी कि गिरवी रूपी उपनिधान, गिरवी रूपी बेलमेंट। तो आइए स्टडी किया जाए कि बेलमेंट ऑफ प्लेज क्या होता है, गिरवी रूपी उपनिधान क्या होता है। 172 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट प्लेज, पानर एंड पानी डिफाइंड, यानी कि गिरवी क्या होगा, पड़ियमकार क्या होता है और पड़ियमदार क्या होता है, इसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। अर्थात किसी भी वस्तु का एज ए सिक्योरिटी के रूप में आप किसी के पास रख रहे हैं, क्यों कि वह किसी पेमेंट की सिक्योरिटी है, उसी को प्लेज कहा जाता है। एंड द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पानर। जो बेलर होता है, जो वस्तु देता है, उसे पानर कहते हैं। एंड द बेली इज कॉल्ड द पानी, यानी कि जिस व्यक्ति को वह वस्तु गिरवी के रूप में रखी जाती है उस व्यक्ति को पानी कहते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा वह वस्तु दी जाती है गिरवी के तौर पे, उसे पानर कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के तहत वह वस्तु किसी पेमेंट के लिए किसी के पास सिक्योरिटी के तौर पे, किसी के पास गिरवी के तौर पर रखा जाता है, इस प्रक्रिया को ही प्लेज कहते हैं, बेलमेंट ऑफ प्लेज कहलाता है। सेक्शन 173 हम देखते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है पानीज राइट ऑफ रिटेनर। द पानी में रिटेन द गुड्स प्लेस्ड, may retain the goods placed not only for the payment of the debt or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods placed। यानी कि पानी के अधिकार, पड़ियमदार के अधिकार जो रिटेन करने की उस प्रॉपर्टी को है कि वह तब तक उस वस्तु को अपने पास रख सकता है, कब तक, जब तक कि गिरवी माल का रिटेन न केवल उस ऋण के, यानी कि जो ऋण उसने दिया है उसके पेमेंट तक, बल्कि वह उस पर क्या ब्याज लग रहा है उसके लिए भी उसको रिटेन कर सकता है। और यदि उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसने कुछ अतिरिक्त खर्चे किए हैं, तो उन अतिरिक्त खर्चों के पेमेंट तक वह अधिकारी होता है कि उस वस्तु को अपने पास रोके रख सके। ये सेक्शन 173 बात करता है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का। अब हम लोग सेक्शन 174 देखते हैं, जो बात करता है कि पानी नॉट टू रिटेन फॉर डेब्ट अ प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर द विच गुड्स प्लेस्ड, presumption in case of subsequent advances। The pawnee shall not, in the absence of a contrary to that effect, retain the goods placed for any debt or promise other than the debt or promise for which they are placed. But such contract, in the absence of anything to the contrary, shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pawnee। अर्थात जिस ऋण या वचन के लिए उस वस्तु को गिरवी रखा गया है,
तो जो पानी है उससे भिन्न ऋण या वचन के लिए उसका प्रतिधारण नहीं करेगा, ना ही उसको रिटेन कर सकेगा। तो जो पानी व्यक्ति है उस ऋण या वचन से भिन्न किसी ऋण या वचन के लिए जिसके लिए माल गिरवी रखा गया है, उस माल का प्रतिधारण अर्थात उसे रिटेन उस प्रभाव की संविदा के अभाव में न करेगा, किंतु तत्प्रतिकूल किसी बात के अभाव में ऐसी संविदा की उपधारणा पानी द्वारा दिए गए पश्चातवर्ती उधारों के बारे में कर ली जाएगी। तो सेक्शन 174 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट क्लियर करता है कि जिस कंट्रैक्ट के तहत वह वस्तु उसके पास गिरवी के तौर पर रखा हुआ है, केवल उसी पेमेंट के लिए वह उस वस्तु को रिटेन कर सकता है। किसी अन्य उधार के लिए वह उस वस्तु को रिटेन करने के लिए जो है अथराइज्ड नहीं होता है। वह किसी और ऋण के लिए उस वस्तु को रिटेन नहीं कर सकता है, प्रतिधारण नहीं कर सकता है। अब हम लोग सेक्शन 175 देखते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है पानीज राइट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, अर्थात ऐसे कोई खर्चे जो अतिरिक्त खर्चों में आता है तो उसको भी जो है वह पानी व्यक्ति प्राप्त करने के लिए हकदार होता है। सेक्शन 175 of the Indian Contract Act, the Pani is entitled to receive from the partner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods placed. अर्थात जो पानी व्यक्ति है गिरवी माल के परीक्षण के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए अपने द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, वह पानर से प्राप्त करने का अधिकारी होता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग सेक्शन 176 देखते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है पानीज राइट वेयर पानर मेक डिफॉल्ट, यानी कि जहाँ पड़यमदार का अधिकार, जहाँ की पड़यमकार व्यतिक्रम करता है या कोई डिफॉल्ट करता है। इफ द पार्टनर मेक्स डिफॉल्ट in payment of the debt or performance at a stipulated time of the promise in respect of which the goods were placed, the pani may bring a suit against the pawnee upon the debt or promise and retain the goods placed as a collateral security, or he may sell the thing placed on giving the partner reasonable notice of the sale। अर्थात यदि पड़यमकार उस ऋण के संदाय में या अनुबद्ध समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया है व्यतिक्रम करता है, तो पड़यमदार उस ऋण या वचन पर पड़यमकार के विरुद्ध वाद ला सकेगा और गिरवी माल का संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा, या गिरवी चीज़ को बेचने की युक्त सूचना पड़यमकार को देकर उस चीज़ को बेच सकेगा। एंड इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल और लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेब्ट और प्रॉमिस, द पार्टनर इज स्टिल liable to pay the balance। If the proceeds of the sale are greater than the amounts due, the pawnee shall pay over the surplus to the pawner। अर्थात यदि ऐसे विक्रय की जो आगम है, जो बेचने से उसे रकम प्राप्त हो रही है, उस रकम से कम है जो ऋण या वचन के बारे में सोध्य है, तो पड़यमकार बाकी के संदाय के लिए तब भी दायी रहता है। यदि विक्रय के आगम उस रकम से अधिक हो जो ऐसे सोध्य हैं, तो पड़यमदार वह अधिशेष पड़यमकार को दे देगा। सेक्शन 177 हम लोग देखते हैं, जो बात करता है डिफॉल्टिंग पार्टनर्स राइट टू रिटेन,
अर्थात व्यतिक्रम करने वाले पड़यमकार का मोचना अधिकार। इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड for the payment of a debt or for performance of the promise for which the pledge is made, and the pawnee makes default in the payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods placed at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which have arisen from his default। अर्थात यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए जिसके लिए गिरवी की गई है कोई समय अनुबद्ध है, कोई टाइम स्टिपुलेटेड है, और पड़यमकार ऋण का संदाय या वचन का अनुबद्ध समय पर करने में व्यतिक्रम करे, तो वह किसी भी पश्चातवर्ती समय में इसके पूर्व की गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो उसका मोचन करा सकेगा, उसे रिडीम करा सकेगा, किंतु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का जो उसके व्यतिक्रम से हुए हैं संदाय करना होगा। तो जो भी अतिरिक्त खर्चे हुए हैं जो उसके डिफ़ॉल्ट के कारण हुए हैं वह पेमेंट करके वह अपने वस्तु को रिडीम करा सकता है, उसका मोचन करा सकता है। अब हम लोग सेक्शन 178 देखते हैं जो बात करता है प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी। वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज with the consent of the owner in possession of goods or the document of titles of goods, any place made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make this thing, provided that the pawnee acts in good faith and has not at the time of place noticed that the pawner has not authority to place। यानी कि सेक्शन 178 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट, वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी के बारे में। तो जहाँ की कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता स्वामी की सम्मति से माल पर या माल के हक के दस्तावेजों पर कब्जा रखता है, वहाँ वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारोबार के मामूली अनुक्रम के कार्य करते हुए उसके द्वारा की गई गिरवी उतनी ही विधिमान्य होगी मानो वह माल के स्वामी द्वारा उसे करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत हो, परंतु यह तब जबकि पड़यमदार सद्भावपूर्वक कार्य करे और गिरवी के समय उसे वह सूचना न हो कि पड़यमकार गिरवी करने का प्राधिकार नहीं रखता है। स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है कि इन दिस सेक्शन द मर्केंटाइल एजेंट एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी कि मर्केंटाइल एजेंट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की वही मीनिंग होगी जो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में है। अब हम लोग सेक्शन 178 ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लेते हैं जो बात करता है प्लेस बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी। तो when the pawner has obtained possession of the goods placed by him under a contract voidable under section 19 or section 19A, but the contract has not been rescinded at the time of the place, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect title। कहने का मतलब यह है कि जबकि पड़यमकार ने अपने द्वारा गिरवीकृत माल का कब्जा
धारा 19 या धारा 19A के अधीन शून्यकरणीय वर्डेबल किसी संविदा के अधीन अभिप्राप्त किया हो, किंतु संविदा गिरवी के समय विखंडित न हो चुकी हो, तो पड़ियमदार उस माल पर अच्छा हक अर्जित कर लेता है, परंतु या तब जबकि वह सद्भावपूर्वक और पड़ियमकार के हक की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य करे। Means the pawnee acquires a good title of the goods, but condition is that he must be acted in good faith and without notice of the pawner's defect or title। यानी कि उसे जानकारी नहीं होनी चाहिए कि जो पानर्स का राइट है इस प्रॉपर्टी को प्लेस करने के लिए वह सही नहीं है। बोनाफाइडली उसने उस संपत्ति को प्लेस में लिया है, तब उसके पास गुड टाइटल आ जाता है। अब हम लोग सेक्शन 179 देख लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है प्लेस वेयर पानर हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। यानी कि गिरवी जहाँ की पड़ियमकार केवल परिसीमित हित रखता है, लिमिटेड इंटरेस्ट रखता है। वेयर अ पर्सन प्लेसेस गुड्स in which he has only a limited interest, the place is valid to the extent of that interest। यानी कि जहाँ की कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें वह केवल परिसीमित हित रखता है, जिसमें वह केवल लिमिटेड इंटरेस्ट रखता है, तो वहाँ गिरवी उस हित के विस्तार तक विधिमान्य होता है। यानी कि जिस लेवल तक उसका अधिकार होता है, किसका, पानर का अधिकार होता है, पानी के पास केवल उसी लेवल तक, उसी एक्सटेंट तक अधिकार उस वस्तु से संबंधित ट्रांसफ़र होता है। तो ये हम लोगों ने प्लेज के बारे में आज स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्या जो है एजेंसी से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। तो बने रहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।